वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द लेक्चर नंबर 3 ऑफ कंप्यूटर। आज हम कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज की वीडियो में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को कवर करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, सिस्टम यूटिलिटी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, लिंकर लोडर्स, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, बग एंड इट्स टाइप्स। तो ये सारे टॉपिक आज की वीडियो में कवर होने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ मिलकर भी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, टाइम टेबल, प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लान, टाइमली मोटिवेशन प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप नायब तहसीलदार या किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ मिलकर तैयारी कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में यहाँ लिखा गया है। सॉफ्टवेयर इज बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, या हम कह सकते हैं इज जस्ट अ प्रोग्राम और अ कमांड जो बताता है कंप्यूटर को कि क्या करना है, व्हाट टू डू। सिंपली आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये इंटेंजिबल पार्ट है जिसको टच नहीं किया जा सकता। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का इंटेंजिबल पार्ट है जिसको टच नहीं किया जा सकता। अगर हम क्लासीफाई करें कंप्यूटर की टाइप्स को तो जनरली हम कहते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो तरह के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आज की वीडियो में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कवर करने वाले हैं, जिसमें हम सिस्टम के जो मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, सिस्टम यूटिलिटी देखेंगे। उसके साथ साथ सिस्टम के जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, लिंकर लोडर, ये भी साथ में हम डिस्कस करेंगे। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये हमारे सिलेबस में अलग से मेंशन है, तो इसको हम एक एक करके डिटेल से देखेंगे। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, चारों को हम अलग अलग करके वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्टली ऑपरेट करता है कंप्यूटर हार्डवेयर्स को, और साथ में जो अदर सॉफ्टवेयर हैं उनको भी स्मूथली फंक्शन करने के लिए ऑपरेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको पूछा जाए तो आपने याद रखना है एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंट्रोल, कोऑर्डिनेट और सुपरवाइज करता है ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करने या सुपरवाइज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इन शॉर्ट हम कहें इट इज़ इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर और यूजर। कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर्स हैं उनमें और यूज़र के बीच में का जो इंटरफेस है दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जांपल के तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? एमएस डॉस जो पहले स्टार्ट में आया था, फिर विंडोज़ आ गए, यूनिक्स, लिनक्स भी आए, मैक ओएस आया एप्पल आईफोन के लिए, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आया मोबाइल डिवाइसेस वगैरह के लिए। तो इनमें सबसे पहले हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डॉस पहले आया। अब तो आप विंडोज़ चला रहे हो, मोबाइल में आप एंड्रॉयड है, सिस्टम में आपका विंडोज़ होता है, तो विंडोज़ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। लेकिन जो डॉस था पहले, जो 1981 के दौर में आया था, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, 1981 में ये माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ किया। विंडोज़ के आने से पहले ये बड़ा ही पॉपुलर था, लेकिन जब विंडोज़ आ गया तो इसकी जो पॉपुलरिटी ख़त्म हो गई। एक इसमें ड्रॉबैक, डिसएडवांटेज था। एमएस डॉस में CUI का इस्तेमाल किया जाता था, करैक्टर यूज़र इंटरफेस, यानी टेक्स्ट बेस इंटरफेस होता था, जिसको हम कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं, यानी नॉट ग्राफिकल। टेक्स्ट बेस में ग्राफिक्स नहीं होते थे। एमएस डॉस में सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स होती थी, उसमें कोई भी ग्राफिक्स नहीं होता था, ना ही वो मल्टीटास्क कर सकता था। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। 2 पॉइंट याद रखना, एमएस डॉस CUI यानी करैक्टर यूजर इंटरफेस इसमें था, दूसरा सिंगल टास्किंग था। ये 1981 में माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया था। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिक्स और लिनक्स की। यूनिक्स जो है ये पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम था, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, मल्टी यूजर भी तो मल्टीटास्किंग भी। विंडोज़ अगर हम नीचे आप देखो जो मोस्ट पॉपुलर है वो मल्टीटास्किंग है, लेकिन मल्टी यूजर नहीं है। लेकिन यूनिक्स और लिनक्स दोनों जो थे ये मल्टीटास्किंग यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। यूनिक्स और लिनक्स दोनों मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम थे। यूनिक्स की जहाँ तक बात करें, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया 1970s के दौर में। AT&T बेल लैब्स ने इसको डेवलप किया था। मोस्टली अगर हम देखें यूनिक्स में भी CUI जैसे आपने डॉस में देखा उसी तरह का यहाँ पर इंटरफेस था, करैक्टर यूजर इंटरफेस। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न वर्जन इसके आए वो GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी ग्राफिक्स को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। ये जो यूनिक्स था यूनिवर्सिटीज़, इंटरप्राइजेज एंड क्रिटिकल सिस्टम ड्यू टू में यूज़ होता था, और एक क्रिटिकल सिस्टम था ड्यू टू इट्स रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। जहाँ भी करैक्टर यूजर इंटरफेस की बात आए सिक्योरिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर। लिनक्स बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लिनक्स जो है ये एक
ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको क्रिएट किया गया था लिनस टॉर्नवेल्डर ने 1991 में इसको क्रिएट किया था। ओके, इसमें भी मोस्टली CUI यानी कमांड यूजर इंटरफेस कहो या करैक्टर यूजर इंटरफेस कहो या टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस कहो यूज होता था, लेकिन ये GUI को भी सपोर्ट करता रहा है। इट इज़ आल्सो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, पहले बता चुका हूँ। स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी इसकी बहुत रही है। वाइडली यूज ये हुआ है सर्वर की तरह, सुपर कंप्यूटर में, डेवलपर सिस्टम्स में ये यूज हुआ है। लिनक्स जो है ये यूनिक्स प्रिंसिपल पे ही बेस्ड था। देखो, हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग आपके लिए लग रहा हो। देखो, ना ही आपने कंप्यूटर में कोडिंग करनी है, ना ही कोई वेबसाइट बनानी है, ना ही आपने PhD करनी है। हमने जस्ट ये जो टॉपिक जितना मैं 5-6 दिन से इस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ, पूरे इंडिया लेवल के यूट्यूब चैनल्स, डिफरेंट कोर्सेज को मैंने सर्च किया, एनालाइज किया और एक ऐसा आपके तक जो कंटेंट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें कोई कमी ना रहे। तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट थोड़ा सा समझना है, बस इतना नहीं। आप सोगे यार ये क्यों है, वो इतना आपने डिटेल से नहीं जाना, डीप। जितनी आपको जरूरत है उतनी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, जितनी आपको JKSSB के एग्जाम के लिए जरूरत। ना ही आपने कोडिंग करनी है, ना ही आपने वेबसाइट बनानी है कि आप एक एक पॉइंट में घुस जाओ, ठीक है। उतनी ही चीज़ें बताई जाएंगी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। विंडोज़ की बात करें, विंडोज़ बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने डेवलप किया। और इसमें बाकी जो ऊपर आए जैसे कि डॉस, यूनिक्स, लिनक्स, इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि विंडोज़ में GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का इस्तेमाल किया गया, जो कि इसको इजी कर रहा था जो यूज़र्स हैं उनके यूज़ के लिए, क्योंकि इसमें आइकॉन्स या फिर हम कहेंगे ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया। वर्जन की बात करें, सबसे पहला जो विंडो आया वो था विंडो 1.0, 1985 में इसको रिलीज़ किया गया। इसके बाद विंडोज़ 95, 98, XP 7, 10, 11 और बहुत सारे विंडोज़ के वर्जन्स आते गए। और ये मोस्टली जो है यूज़ होता है PCs में, जो आपके पर्सनल कंप्यूटर डेस्कटॉप्स होते हैं, इसमें यूज़ होता है। ऑफिस में या स्कूल में जो कंप्यूटर्स हैं, इनमें जो है विंडोज़ का इस्तेमाल किया जाता है। JKSSB के पिछले 4-5 सालों के पेपर अभी तक जितने हुए हैं कंप्यूटर, वो भी हमने एनालाइज करने के बाद ये सॉफ्टवेयर का लेक्चर बनाया। तो अभी थोड़ा सा वेट करें, सारी चीज़ें जो आप सोचेंगे यार फलाना क्वेश्चन पूछा गया था, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में कवर होंगी। थोड़ा सा हम नज़र लगा लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम के साथ बदलते गए। पहले क्या था, पहले के दौर में जब नए नए कंप्यूटर बने तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसमें कंप्यूटर क्या करता था, एक ग्रुप ऑफ टास्क को टाइम देता था बैच में, यानी एक बैच पहले ये काम पहले होगा, फिर इसके बाद दूसरा होगा, ऐसे करके बैचेस में काम होते थे। एक्सिक्यूट बैचेस ऑफ जॉब्स विदाउट यूजर इंटरेक्शंस। यूजर इंटरेक्शन नहीं है, अब वो जैसे 2-3 काम का एक बैच बना लिया, पहले ये होगा फिर ये काम होगा। आज जैसे आप देख रहे हो मल्टीटास्किंग है, वो नहीं था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में बैचेस बनते थे कामों के, कॉमन इन अर्ली कंप्यूटर जैसे IBM मैन फ्रेम में देखा गया। फिर उसके बाद टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आया। इट अलाउज मल्टी यूजर्स, यहाँ पर मल्टी यूजर अलो हो गए, यूज अ सिस्टम सिमिलटेनियसली। इसे मल्टी यूजर थे, अब टाइम शेयरिंग था, यानी ये पहले एक काम होगा फिर दूसरा, यहाँ पर मल्टी यूजर, एक यूजर पहले काम करेगा फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरह से। यूजेस CPU शेड्यूलिंग। इसमें ये मल्टी यूजर में आप कैसे सोचोगे कि टाइम कैसे शेयर होता था, इसमें CPU शेड्यूलिंग का कंसेप्ट था, टू गिव ईच यूजर्स टाइम स्लॉट। हर यूजर को टाइम स्लॉट दिया जाता था। ये काम कौन करता था, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, CPU शेड्यूलिंग कहते थे, ठीक है, टाइम शेयरिंग में। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आया, मैनेजेस अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर एंड मेक देम अपीयर एज वन सिस्टम। एक ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर को एक सिस्टम की तरह बनाना, ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने को मिला। नेटवर्क और क्लाउड कंप्यूटिंग में ये कंसेप्ट था। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स सर्विसेज लाइक फाइल शेयरिंग, प्रिंट एक्सेस आवर नेटवर्क, ये चीज़ें देखने को मिली। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल शेयरिंग और प्रिंट एक्सेस का और नेटवर्क के ऊपर ये चीज़ें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने को मिली। इसके बाद आपका आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो था, रिस्पॉन्ड टू इनपुट, इमीडिएटली इनपुट का रिस्पॉन्ड करता था विद इन डिफाइंड टाइम। यूज इन एम्बेडेड सिस्टम में ये रॉबर्ट्स मेडिकल डिवाइसेस में यूज़ हुआ है, जैसे कि RT लिनक्स आ गया, Q1NX, VX वर्क्स, ये इस तरह के सिस्टम थे जिसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम देखा गया। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किए गए मोबाइल डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन और टैबलेट्स के लिए, और यहाँ पर एंड्रॉयड और iOS एग्जांपल दी है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की। सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग, ध्यान से सुनना, सिंगल यूज़र और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से थे, नाम से पता चल रहा है, कैन डू वन टास्क एट वन टाइम, जैसे कि अर्ली वर्जन्स थे MS-DOS के, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के। फिर आ गया सिंगल यूज़र बट मल्टी टास्किंग, जो आजकल आम दिखता है। एंड्रॉयड फ़ोन है आपके हाथ में, आपकी 5-6 स्लाइडें एक टाइम में खुली होती है मोबाइल में। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, मैक, एप्पल के लिए जो सॉफ्टवेयर है, इसमें ये सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग होते हैं। अब मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र जो भी होगा वो मल्टीटास्किंग भी होगा, ठीक है, ये सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस। मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग में यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज सर्वर, विंडोज़ नहीं, खाली विंडोज़ नहीं, विंडोज सर्वर जो है, ये लिनक्स, यूनिक्स, ये सारे मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग है। एम्बेडेड जो आप देखते हो ATMs में होता है लगा हुआ सिस्टम,
उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एम्बेडेड होता है। स्मार्ट टीवीज़ में, वॉशिंग मशीन में जो सिस्टम है ये एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देखो बायोस पे मैं पहले ही कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर चुका हूँ। बायोस का थोड़ा सा पॉइंट रह गए थे, मैं ऐड कर दूँ। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बूटिंग में हेल्प करता है, EEPROM या रोम में लाई करता है, होता है मैन्युफैक्चर के टाइम से ये। और बूटिंग को मैंने यहाँ पर नहीं पहले एक्सप्लेन किया था, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। बूटिंग किसको कहते हैं? कंप्यूटर का जो स्टार्टअप प्रोसेस होता है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है वो जो लोडिंग करता है उसको बूटिंग कहते हैं। इफ द कंप्यूटर इज इन ऑफ स्टेज, बंद पड़ा है, आप रात को बंद करके गए, सुबह आप ऑफिस जाते हो, कंप्यूटर ऑन करते हो, वो जो बूटिंग होगी इसको कहेंगे, स्विच ऑन करने पे बूटिंग होगी, स्टार्टअप प्रोसेस चलेगा, उसको कोल्ड बूटिंग कहेंगे। वार्म बूटिंग, जैसे कंप्यूटर चल रहा है, सपोज गर्म गर्म चल रहा है, अभी आपने रीस्टार्ट किया है, ठीक है, बंद नहीं कर दिया आपने, सिर्फ रीस्टार्ट किया, वो रीस्टार्ट क्या होता है, क्लोज होता है फिर ऑन होता है खुद, तो ये इसको वार्म बूटिंग कहा जाएगा। डिवाइस ड्राइवर बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सिस्टम चला रहे हैं, डिवाइस ड्राइवर सिस्टम में होना ज़रूरी है। डिवाइस ड्राइवर जो भी आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस होता है, जो कंप्यूटर आपका सिस्टम है, डेस्कटॉप, उसके साथ में अटैच हुए हैं बाहर से, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, इस तरह की पेरिफेरल डिवाइसेस तभी चलेंगी जब आपके फ़ोन में सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर होगा, ठीक है। तो ये पेरिफेरल डिवाइसेस की वर्किंग के लिए बहुत ज़रूरी है। फिल्मवेयर एक टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंट्रोल करता है लो लेवल फंक्शंस ऑफ डिवाइस हार्डवेयर, डिवाइस के हार्डवेयर को। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो एम्बेडेड होता है, पहले से भी इसमें फिक्स होता है ये मैन्युफैक्चर के टाइम पे, इनटू हार्डवेयर डिवाइस टू हेल्प देम ऑपरेट इफेक्टिवली। यहाँ से एग्जाम में ऑलमोस्ट हर एक छोड़ के दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर से। तो लैंग्वेजेस जो होती है ना कंप्यूटर की जो समझता है, देखो कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो होता है बाइनरी लैंग्वेज, जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। अब जो भी आप लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं, असेंबली कर रहे हो या हाई लेवल लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज, जावा, C++, तो उसको जो है कंप्यूटर को चेंज करना होता है, कन्वर्ट करना होता है मशीन लैंग्वेज में। तो इसके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर और प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है कोड रिटन बाय ह्यूमन जो कोड लिखता है हाई लेवल लैंग्वेजेस या असेंबली लैंग्वेज में, उसको मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी कोड में ट्रांसलेट करना, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम है, सो दैट कि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके और एक्सिक्यूट कर सके उस प्रोसेस को। क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज, बाइनरी कोड 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। असेंबलर, सिंपल सी बात है, असेंबली लैंग्वेज जो लो लेवल लैंग्वेज या कोड होता है, इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। अगर आपको पूछा जाए LLL इंटू LLL, यानी लो लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना कौन करता है? असेंबलर। क्योंकि असेंबली खुद एक लो लेवल लैंग्वेज है और मशीन भी लो लेवल लैंग्वेज है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। फ़र्क इतना है, कंपाइलर से आपने याद है कंप्लीटली एक ही टाइम में, एट वंस, एक ही बार में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C, जावा एक्सेट्रा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ऑल एट वंस, ठीक है। द प्रोग्राम इज फर्स्ट फुल्ली ट्रांसलेटेड, ये पूरे प्रोग्राम को पहले पूरा कंप्लीटली जैसे आपके 5 आपने वो सेंटेंसेस लिखे, वो पूरे 5 सेंटेंसेस को पहले कन्वर्ट करेगा फुली, फिर वो जो है बाद में उसकी एक्सिक्यूशन होगी। इसमें एक्सिक्यूशन फास्ट होती है बट कभी एरर भी शो करता है जब तक फुल कंपाइलेशन नहीं होती। इंटरप्रेटर की बात करें, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लाइन बाय लाइन, ठीक है। अब ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, सिंपल सी बात है। असेंबली को मशीन में, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करते हैं। फ़र्क इतना है, कंपाइलर कंप्लीटली एक ही टाइम में कन्वर्ट करता है। अभी जो है रिसेंटली ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे क्वेश्चन पूछा गया था। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मेंटेनेंस और इन्हेंसमेंट ऑफ द कंप्यूटर को। इसका काम कंप्यूटर को मेंटेन रखना और इसकी स्पीड को बढ़ाना, इन्हेंस करना। कहीं कोई स्पेस ज़्यादा बढ़ गई है उसको कंप्रेस करना, कहीं फाइलें बिखरी पड़ी हैं उसको जोड़ना, कहीं वायरस आ गया तो एंटीवायरस, ये सारे क्या हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं। ओके, these are the package which are loaded into the computer during the installation of operating system. System utility mainly consists of following function, जैसे कि डिस्क कंप्रेशन का काम सिस्टम यूटिलिटी का है। डिस्क कंप्रेशन, ये क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्क कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ? इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क बाय कंप्रेसिंग ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन। देखो जितनी भी इंफॉर्मेशन है हार्ड डिस्क में या कहीं भी सिस्टम मेमोरी में, उसको कंप्रेस करना ताकि मेमोरी की स्पेस बची रहे, तो ये काम है डिस्क कंप्रेसर। डिस्क फ्रैगमेंटर क्या होता है? इट डिटेक्ट द कंप्यूटर फाइल्स हुज कंटेंट आर ब्रोकन अक्रॉस सेवरल लोकेशंस, तो उसको इकट्ठा करके एक जगह पर अरेंज करना। मूव द फ्रेगमेंट्स टू वन लोकेशन
इंक्रीज द एफिशिएंसी, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, काम अच्छे से होगा। ठीक है, तो डिस्क फ्रेगमेंट्स का काम है जो बिखरी पड़ी फाइलें हैं उनको इकट्ठा करना, उनको एक जगह पे रखना। Backup utilities, it can make a copy of all information stored on a disk and restore either the entire disk or selected file. तो बैकअप जो है, बैकअप आपको पता है, बैकअप हमने अलग से एक लेक्चर पहले बनाया था, फिर से हम इसको रिवाइज लेक्चर बैकअप पे बनाएंगे, बैकअप डिवाइसेस पे। तो बैकअप जो है आप सबको पता है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी कॉपी जो रखना। और इसके बाद आता है डिस्क क्लीनर। आपका जो बिट क्लीनर या ब्लैश बिट, आपके फ़ोन में भी जो कैश क्लीनर या क्लीनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो कैश मेमोरीज होती है, एक्स्ट्रा मेमोरी पड़ी है या कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी है जिसको आप निकालना चाहते हो, स्पेस फ्री करना चाहते हो, तो उसमें आपको डिस्क क्लीनर हेल्प करता है। यूज टू फाइंड द फाइल दैट हैव नॉट बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो आपको सामने करके बताएगा कि ये फाइल इतने टाइम से यूज़ नहीं हुई है। दिस यूटिलिटी आल्सो सर्व टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ स्लो कंप्यूटर। ठीक है, स्पेस आपकी फालतू की फाइलें जो पड़ी हैं, काम की नहीं है, उसको आप हटाओगे, डिलीट करोगे तो स्पीड जो है बढ़ेगी। एंटीवायरस, देखो एंटीवायरस अलग से हमारा टॉपिक है, इसको हम डिटेल से करेंगे। ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो वायरस को ढूंढ कर उसको ख़त्म करता है। कैस्परस्काई, एवीजी, मैककेफे, अवीरा, ये डिफरेंट टाइप्स एंटीवायरस, हम इसको अलग से भी पढ़ेंगे। अब हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको याद रखना है ये जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस जैसे फोर्ट्रेन जो है फार्मूला ट्रांसलेशन कहते हैं, आईबीएम ने डेवलप किया इसको। एल्गोल जो है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज कहते हैं, यूरोपियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेवलप किया था। लिस्प की बात करें, लिस्ट प्रोसेसिंग कहते हैं, जॉन मैककेथे ने डेवलप किया है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होती है। इसके अलावा प्रोलॉग जो है, प्रोलॉग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होती है। कोबॉल आ गया, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ग्रेस होपर इसको कहते हैं। प्रोलॉग पे क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली, प्रोग्रामिंग लॉजिक एलियन कोलमियर ने डेवलप किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होती है प्रोलॉग। बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड जो है किमने ने डेवलप किया है। पास्कल की बात करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निकोल्स विर्थ ने डेवलप की है। और सी जो है डेनी रिची एंड C++ ब्रिज ने स्ट्रॉफ ने डेवलप किया है। साइंटिस्ट का नाम, इसकी फुल फॉर्म आपने याद रखनी है लैंग्वेजेस की। लिंकर और लोडर की अगर हम बात करें, लिंकर इज यूज्ड ड्यूरिंग द कंपाइलेशन प्रोसेस। कंपाइलेशन प्रोसेस में लिंकर का यूज होता है। इसमें क्या होता है, ये लिंक करता है ऑब्जेक्ट फाइल्स इनटू अ सिंगल एक्सिक्यूटेबल फाइल में। वाइल लोडर का काम होता है इज यूज्ड एट रन टाइम टू लोड ऑल एक्सिक्यूटेबल फाइल, जितनी भी होंगी एक्सिक्यूटेबल फाइल, इनटू मेमोरी एंड प्रिपेयर इट फॉर एक्सिक्यूशन। सिंपल, ठीक है। लिंकर लिंक करेगा जितनी भी फाइल्स हैं इनटू अ सिंगल एक्सिक्यूटेबल फाइल, और लोडर उस सिंगल एक्सिक्यूटेबल फाइल को लोड करेगा मेमोरी में ताकि उसका एक्सिक्यूशन हो सके। ठीक है, अब आती है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी की बात। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिलेबस में दिया है, इस पे क्वेश्चन बनता है। अभी रिसेंटली ही पहले ही लाइन से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन किसने दी है, रिचर्ड स्टैलमैन इसके फाउंडर हैं। आपको बता दें रिचर्ड स्टैलमैन को फादर कहा जाता है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का, लेकिन ये कंसेप्ट जो है पहले लिनस टॉर्वाल्ड, लिनक्स के फाउंडर लिनस टॉर्वाल्ड ने ये लाया था, लेकिन इसमें जो मैन काम है वो रिचर्ड स्टैलमैन ने किया है, एक फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन बनाकर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से इसको फादर माना जाता है। देखो सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होता है, कोई भी उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है अदर्स के साथ। दूसरा यहाँ पर होता है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर जिसको प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड होता है वो सेफ और इंक्रिप्टेड होता है, उसको कोई मॉडिफाई या डिलीट नहीं कर सकता उस कोड को। इसमें क्लोज सोर्स में आपकी बहुत सारी एग्जाम्पल अभी पीछे आप देखिए, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इस तरह से। फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिचर्ड स्टैलमैन ने लाई थी और 1985 में। इसके बाद ओपन सोर्स इनिशिएटिव भी लाया गया 1998 में, और ये रेमोन और ब्रूस के द्वारा लाया गया था। देखो अब आपको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन सोर्स और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लिब्रे ऑफिस में आपको बता दो, अभी रिसेंटली जेके एसईबी ने ये लिब्रे ऑफिस पे पूछा गया था, ऑप्शन में दिया था लिब्रे ऑफिस। तो बाकी जो थे आप यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर याद रख लो। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स क्या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। वर्डप्रेस, मोज़िला फायरफॉक्स, मोज़िला थंडरबर्ड, मैंने थोड़ा सा फंक्शन साथ में लिखा हुआ है, तो आप फंक्शन को भी रीड कर सकते हैं। जैसे कि वर्डप्रेस क्रिएटिंग वेबसाइट के लिए यूज होता है, मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र है, मोज़िला थंडरबर्ड ईमेल के लिए यूज़ होता है, फाइलज़िला पाइथन ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है लिखने के लिए, और अपाच वेब सर्वर है, पिडगिन मैसेज टूल है, एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्री माइंड, ब्लेंडर, हैंडब्रेक, मेगेंटो, यूबेंटो, ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस। यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है ये वाले, ठीक है। ये सारे जो जितने भी आपको 10-12 दिए हैं, ये सारे आपने याद रखने हैं कि
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, इस पर नज़र लगा लेना। PDF आपको ग्रुप में मिलेगी, इसको ज़रूर टाइम देना है, खाली वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा। देखो मेरा मकसद है कि आप लोग कंप्यूटर अच्छे से तैयार कर लो, एक एक सब्जेक्ट करके यार अच्छे से करो। अगर आपको जॉब चाहिए, सीधी सी बात है। आप सोचोगे 1 महीने पढ़ लेंगे जा, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल देना पड़ता है तैयारी के लिए, तभी जो है जॉब लगेगी। तो कंप्यूटर हर एक एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स का रहता है। हमने पूरी कोशिश इस बार की है कि अपडेटेड कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया जाए। डीबगिंग की बात करें, देखो डीबगिंग कहते हैं एरर को फाइंड करना, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड करेक्टिंग द एरर। कंप्यूटर सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में कोई भी एरर आ जाए उसको ढूंढना, उसको करेक्ट करना, इसको डीबगिंग कहते हैं। और जो एरर, वो जो डिफेक्ट होता है उसको बग कहा जाता है। बग को ढूंढ कर उसको करेक्ट करना ही डीबगिंग प्रोसेस कहलाता है। ओके, अब कंप्यूटर में एरर आते किस तरह के हैं? सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर, ये 3 तरह के एरर कंप्यूटर में देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके इसको देख लो। सिंटैक्स एरर अक्कर व्हेन प्रोग्राम वायलेट द ग्रामेटिकल रूल्स, जब प्रोग्राम जो है सॉफ्टवेयर ग्रामेटिकल रूल जो उसको वायलेट करता है, तो यहाँ पर एरर आता है सिस्टम में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसको सिंटैक्स एरर कहा जाता है। द कंपाइलर आर इंटरप्रेटर डिटेक्ट दिस टाइप ऑफ एरर ड्यूरिंग द कोड ट्रांसलेशन, कोड ट्रांसलेशन में एरर पकड़ा जाता है। लॉजिकल एरर की बात करें, दिस टाइप ऑफ एरर अकर व्हेन प्रोग्राम रन बट प्रोड्यूस इनकरेक्ट अनएक्सपेक्टेड या आउटपुट अगर प्रोड्यूस हो जाती है, तो अनएक्सपेक्टेड या इनकरेक्ट आउटपुट अगर प्रोड्यूस हो जाए, तो इस तरह के एरर, सिस्टम एरर को लॉजिकल एरर कहा जाता है। इट हैपन ड्यू टू फ्लॉ इन द लॉजिक्स ऑफ द प्रोग्राम। रन टाइम होता है इस तरह के एरर जो अक्कर ड्यूरिंग द वाइल प्रोग्राम इज रनिंग, यूजली ड्यू टू इलीगल ऑपरेशंस की वजह से होता है। डिवाइडेड बाय जीरो, एसेसिंग इनवैलिड मेमोरी लोकेशंस, फाइल हैंडलिंग इश्यूज की वजह से होता है। डेडलॉक पे क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली JKSSP के द्वारा। डेडलॉक इस तरह की सिचुएशन होती है जहां पर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसेस या प्रोग्राम स्टक कर जाते हैं। एक्चुअली होता यूँ है कि ईच प्रोग्राम इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स, लाइक अ फाइल में जाना है या प्रिंट की कमांड दी हुई है। हर एक जो फाइल प्रोग्राम होगा वो रिसोर्स को ढूंढेगा दैट द अदर इज बीइंग यूज, और उस रिसोर्स को दूसरा यूज कर रहा है, तो वो स्टक कर जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस नन ऑफ द प्रोसेस कैन कंटिन्यू, दोनों एक दूसरे के प्रोग्राम को वेट कर रहे हैं, तो वो प्रोग्राम इसी वजह से स्टक हो जाए। दे आर जस्ट वेटिंग, वो वेटिंग ही करते रहेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस, तो इस चीज़ को, इस डेडलॉक को, जो स्टकिंग हो जाती है प्रोग्राम्स की, इसको सॉल्व करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो है ये यूज़ किया गया टू डिटेक्ट दिस डेडलॉक्स। अब आपको मैंने पहले बताया था यूजर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और करैक्टर यूजर इंटरफेस, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये फुल फॉर्म में पूछी जाती है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अलोज यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर यूजिंग द ग्राफिक्स आइकॉन, विजुअल इंडिकेटर्स यूज होते हैं इसमें। विंडोज बटन मेनस, इट इज़ यूज़र फ्रेंडली, सूटेबल फॉर बिगनर्स। ठीक है, सिंपल होता है, जितना ग्राफिक्स ज़्यादा होंगे ईजिली यूज़ होगा। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस में आपको देखते हैं कमांड टेक्स्ट बेस होता है, जिसमें कमांड टेक्स्ट बेस देनी पड़ती है, तो वो ईजिली नहीं होता, हर कोई उसको चला नहीं सकता। ग्राफिक यूजर इंटरफेस विंडोज़, मैक OS, एंड्रॉयड OS, iOS, उबंटू, डेस्कटॉप वर्जन वगैरह में देखने को मिलता है। CUI करैक्टर यूजर इंटरफेस कहाँ देखने को मिलता है? ये आपका MS-DOS यूनिक्स का जो टर्मिनल है, कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, ये लिनक्स शेल में देखने को मिलता है, और इसमें ये टेक्स्ट बेस होता है। करैक्टर यूजर इंटरफेस अलो इंटरेक्शन ऑफ यूजिंग ओनली कीबोर्ड एंड टेक्स्ट कमांड ओनली, यहाँ पर यूज, बड़ा ही मुश्किल होता है इसको चलाना। देखो अब आपने क्या करना है, अब आपको नोट्स के थ्रू इसको आधा घंटा एटलीस्ट देना है और चीज़ों को याद रखना है। सिर्फ वीडियो देख लेने से ही याद नहीं हो जाएगा, चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ें, ताकि एक बार एटलीस्ट यार, एक बार, अभी थोड़ा सा टाइम है आपके पास, एक बार अच्छे से कंप्यूटर को पढ़ लो। 15 से 20 मार्क्स हर एक एग्जाम में होते हैं, अच्छे से पढ़ लो और इसको, चीज़ों को याद करो, बार बार रीड आउट करो। अगर हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें, आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, MCQs प्रोवाइड किए जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, चाहे वो JK पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए हो या फिर नायब सीधर एग्जाम के लिए, किसी भी JKSSB अपकमिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी करोगे। मैं आपको जनरल सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, इसमें कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंडिया लेवल का, जम्मू एंड कश्मीर का जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश जैसे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर करवाए जा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो अगर आप हमारे से मिलकर तैयारी करना चाहें, जल्दी से ज्वाइन कर लें, पैसे की टेंशन बिल्कुल नहीं रहना। हमने बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम अमाउंट जो पॉसिबल हो सकता था वो हमने रखा था, कि हर एक जम्मू एंड कश्मीर का मिडिल क्लास एस्पिरेंट इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी मुकम्मल कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, तो बेल आइकन उसको प्रेस कर दो, ताकि आप तक इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अपनी कमेंट में राय देकर वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।